हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में एक नया चैप्टर है एनिमल किंगडम या जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं उनके वर्गीकरण। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, या यूँ कह लें कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम मन लगाकर ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हम उसी में खो जाएं, अर्थात इस भौतिक संसार में, ठीक है, उसमें व्याप्त प्राणियों के रहन सहन, उनकी आकृति और संरचना को ही हम स्मरण करते रहें और उनको हम लोग देखते रह जाएंगे अगर हम उनके बारे में पढ़ें। बहुत ही रोचक है कि कैसे क्या होता है, कैसे किसी एनिमल का क्या रंग है, किसी का कुछ दूसरा रंग है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मतलब कोई बहुत ही विविधता है जंतुओं में। तो बहुत ही रोचक है। अगर हमने बताया ना कि अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसी में खो कर रह जाएंगे। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं, क्या इंट्रोडक्शन को जानते हैं जीवों के बारे में। हम लोग जीवों की दुनिया में आए, प्राणियों के जगत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, जंतु जगत के सदस्य अचरजकारी व विशाल विविधता प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही अचरज महसूस होता है, बहुत ही इनकी दुनिया बहुत ही अलग होती है प्राणियों की ना। इनमें बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं एक दूसरे में। तो इसीलिए कहा गया है कि जंतु जगत के सदस्य बहुत ही अचरजकारी व विशाल विविधता प्रदर्शित करने वाले होते हैं। चाहे आप एक छोटे से जीव को लें और एक बड़े जीव के बीच में आप अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको बहुत ही अंतर दिखेंगे एक दूसरे में, एक दूसरे के रहन सहन में, एक दूसरे के चलने में, भोजन को ग्रहण करने में ना, या उनकी शिकार करने में। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिरण जो होता है वो कितने किलोमीटर प्रति, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। और वही जो उसका और जंतु आपने देखा होगा बड़ी आसानी से शिकार कर देते हैं, और इतनी तेज भागने के बावजूद वो क्या होता है, पकड़ा जाता है। क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि उसे अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी तेज दौड़ लेता हूँ। वो जब भागता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि जो मेरा शिकारी है वो चला तो नहीं गया, और इतना घबरा जाता है कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और मारा जाता है। तो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपनी शक्ति से विचलित नहीं होइएगा, अपनी शक्ति को पहचानिएगा और उसी के अनुसार आप अपने कार्य को कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोगों से कोई पूछे कि जंतु क्या हैं, तो हम विभिन्न प्रकार से उनकी जो है परिभाषाएं दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार से हम बता सकते हैं जंतु क्या हैं। जैसे कि अगर पहला ही प्रकार देखें कि जैसे आपसे किसी ने पूछा कि जंतु क्या हैं, जंतु कैसे होते हैं, तो हम ये बताएंगे कि ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु जितने भी होते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के भी होते हैं। पर यदि हमसे कोई पूछे कि जंतु कैसे होते हैं, तो हम बच्चों सबको बताएंगे कि ये सब बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाएं कैसे होती हैं, सुकेंद्रीय होती हैं, अर्थात यूकैरियोटिक होती हैं। परंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्त शैलवाल नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो एनिमल हैं उनमें क्या होता है, उनमें शैलवाल नहीं पाई जाती है ये, और पेड़ पौधों में क्या होता है, शैलवाल पाई जाती है। तो देखिए पेड़ पौधों से ये किस प्रकार भिन्न हो गया
कि पेड़ पौधों में शैवाल पाई जाती है और इसमें शैवाल नहीं पाई जाती है। तो यदि आपसे कोई पूछता है जंतु क्या हैं, तो आप ऐसे ही तो बताएंगे कि जंतु जो होते हैं ये प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं। सच में ये बात है कि जंतु कैसे होते हैं, प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि अगर हम ही लोगों को ले लीजिए, हम लोग भी क्या हैं, एक प्रकार के एनिमल ही हैं, पर थोड़ा सा पढ़ लिख कर समाज में रहकर कुछ दिमाग को डेवलप कर लिया है, इसीलिए आज हम लोग एक सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, जो जंतुओं की अगर हमसे कोई पूछता है कि जंतु क्या है, तो हम उसका ऐसे जवाब दे सकते हैं कि जंतु जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी जितनी भी संरचनाएं होती हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। पहला तो ये जवाब हो गया। और अगर दूसरा जवाब आपसे पूछे तो हम कहेंगे कि जंतु जो हैं, जंतु परपोषी होते हैं। जैसे आपसे पूछे चलो हटाओ आप बताओ जंतु किसे कहते हैं, तो पहला आपने ऐसे बताया कि सब बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सुकेंद्रकीय होती हैं, अर्थात यूकैरियोटिक होती हैं, इनमें शैवाल नहीं होती हैं। फिर दूसरे टाइप से अगर बताना है तो आप क्या बता सकते हो, जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना जो पोषण होता है वो अन्य जीवों के शरीर में उपस्थित पोषक पदार्थों से करते हैं। मतलब अब देखो इसमें विविधता है कि ये सब जितने भी एनिमल हैं सब ऐसा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। तो जंतु कैसे हैं, अब इस तरीके से भी तो बता सकते हो, जंतु का ही तो आप बता रहे हो, पर ये क्या है, सभी पे फॉलो नहीं होता। तो आप बताओगे जंतु क्या हैं, परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना पोषण क्या है, अन्य जीवों के शरीर में उपस्थित पोषक पदार्थों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये भी आप बता सकते हो। और अगर फिर पूछता है तो आप ऐसे भी बता सकते हो, जंतुओं में जो है लैंगिक, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बताएंगे कि जंतुओं में लैंगिक प्रजनन जो है एक आदर्श रूप से होता है, कुछ में अलैंगिक सेक्सुअल प्रजनन भी होता है। ये बात हम लोग बताएंगे। फिर यदि हमसे फिर कोई पूछता है कि जंतु के बारे में और कुछ बताओ, तो हम बता सकते हैं कि जो इनमें क्या होता है, इनमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात ये बहुत ही बहुमूल्य कोशिकाएं होती हैं। इनका उपयोग जो है मानव संवेदनाओं का उपयोग करने में करता है, अर्थात ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, संवेदनाओं का प्रसार करने का कार्य करती हैं, अर्थात बाह्य उद्दीपनों के माध्यम से वातावरणीय उद्दीपनों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है ये जंतुओं में प्रतिक्रियाशीलता अर्थात वातावरणीय उद्दीपनों से प्रभावित होकर क्या करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं। तो फिर देखो आगे चलते हैं बच्चों। देखो हमने बताया कि जो प्राणी जगत है वो क्या है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही अचरजकारी है। इसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती हैं ना, किसी के रूप, रंग, आकृति ना, इन सब चीज़ों में क्या होती है, बहुत ही विविधता होती है। फिर अगर हम लोग बात करें जंतुओं के अगर कोशिकीय स्तर के अनुसार, तो बच्चों कोशिकीय स्तर पर जंतु जो होते हैं यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात इनमें जो है किसी भी कार्य को करने के लिए विशिष्ट ऊतक व अंग होते हैं। जंतुओं में किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है, विशिष्ट ऊतक व अंग होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर डाइजेशन का कार्य है
ना, तो क्या हमारे हाथ तो करेंगे नहीं, या हाथ की कोशिकाएं तो करेंगे नहीं, हाथ के ऊतक तो करेंगे नहीं। इसके लिए क्या है, विशेष प्रकार के अलग अलग अंग हैं ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एनिमल है या ये सब है, तो ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इनमें जो है विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग जो है पाए जाते हैं। तो जो जीव जगत है इसमें नियर अबाउट आज तक जो खोजें हुई हैं उसमें 12 लाख जीवों की जो है खोज हो चुकी है। 12 लाख जीवों की क्या है, खोज हो चुकी है। और ये यूं ही नहीं हुई है, वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ये हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये लाखों करोड़ों वर्ष का परिणाम है, जो कि आज हम लोग जंतुओं के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं कि जंतु की इतना सब कुछ जान पाए हैं कि जंतु जो हैं कैसे वर्क करते हैं, इनके अलग अलग रंगों में हम लोग विभेद कर पाते हैं, इनके अलग अलग गुणों में हम लोग क्या कर पाते हैं, विभेद कर पाते हैं कि कौन सा प्राणी किस जगत का है, कौन सा प्राणी किस स्थान पे रहता है, कौन सा प्राणी किस प्राणी के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, किस प्राणी के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए ना। तो इन सब का एक गहन अध्ययन हुआ और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इतने ज़्यादा एनिमलों के बारे में खोज चुके हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण कर चुके हैं कि जैसे अब हम ही लोग प्राणी ही तो हैं, तो हम लोगों के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 होता है ना। तो ये जाना गया होगा, खोजा गया होगा, तब तो हमें पता चला। यदि हमें इससे ज़्यादा कहीं ऐसा हो कि हमें क्या करें, इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाए, तो क्या हम जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो हम लोगों के लिए भी क्या है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, या ये तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हुआ। और अगर बात करें कि हम लोग कितनी ज़्यादा टेम्परेचर तक जीवित रह सकते हैं ना, तो आप जानते ही हो कि अगर 100 सेल्सियस से 100 सेल्सियस बहुत बता दिया, अगर जैसे गर्मी होती है, आप लोग देखे होंगे कि कितना आज 32 सेल्सियस है ना, या आज कितना हो गया, आज 50 सेल्सियस है। तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है। क्योंकि अगर कितना हो जाए 36-37 सेल्सियस तक रहे, क्या हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना तो हमारे शरीर का ही टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो और फिर हमने जो है आप लोगों के लिए इतनी सारी चर्चाएं की ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए। ये बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है, प्राणी जगत जो है बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। इसको जितना ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन किया जाए सब कम है। तो बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट है उसमें पढ़ेंगे वर्गीकरण का आधार, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अर्थात इसके संगठन के स्तर पे हम इसकी चर्चा करेंगे। और जैसे कि कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन ना, तो इसमें हम बताएंगे कि जैसे स्पंज है अर्थात कोरीफेरा संघ के जंतु हैं, ये किस प्रकार इनका शरीर कोशिकाओं से संगठित होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं होंगी। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।